देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वह सर्दी की रात थी। मैं कांपते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकला। कुछ महीनों से मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था। कुछ महीनों से मेरे खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट पर लगना ही था। आज की रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और आधे रास्ते चले आने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपनी सॉल भी ऑफिस में भूल गया हूँ। अगर मैं वापस लेने जाता तो और भी देर हो जाती, इसलिए मैंने आगे बढ़ने का सोचा। उस समय ऑटो और रिक्शा इन सब की कोई उपलब्धि नहीं थी। बस एक बस का समय मुझे मालूम था, जो रात के 1 बजे आने वाली थी। मैंने अपने ऐप पर चेक किया और बस का समय पता किया। मैं बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी अचानक से रोशनी की चमक आती हुई दिखी। रोशनी की चमक काफ़ी तेज थी और उसने मेरी आंखों पर एक अलग सा प्रभाव डाल दिया, जिससे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जब रोशनी की चमक मेरे इधर से गुजरी तो मुझे पता चला कि एक टैक्सी है। मैंने उस टैक्सी को रोकने का कोई इशारा नहीं दिया, फिर भी वो टैक्सी आगे जाकर रुक गई। ये बहुत ही हैरान की बात थी। मैंने आगे जाकर टैक्सी वाले को देखा तो उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? मैंने अपना पता बताया तो उसने कहा कि आपको इतने पैसे देने होंगे। ये पैसे बस के मुकाबले ज़्यादा थे, पर मुझे देर भी हो रही थी, तो मैंने हाँ कर दी और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे बहुत गलत होने वाला हो, जैसे कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला हो। हालांकि मैं अपने फ़ोन में गाने सुनते टैक्सी की खिड़की पर सर रखकर बाहर देख रहा था कि तभी अचानक से मेरे सामने से कब्रिस्तान गुजरा। ये देख के मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि मैंने इस रास्ते पे कभी कब्रिस्तान नहीं देखा था। तभी मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि ये कौन सा रास्ता है, तो उसने कहा कि कच्ची मिट्टी का रास्ता है, पक्के रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने हामी भरते हुए कहा, ठीक है चलो। टैक्सी ड्राइवर काफ़ी अजीब तरह से कर रहा था। वह काफ़ी अजीब तरह की बातें भी कर रहा था, जिसमें वह भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच की कहानियाँ मुझे सुना रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था, तो मैं उसकी कहानी पर थोड़ा गौर करने लगा। थोड़े समय के बाद मुझे उसके ऊपर शक होने लगा, क्योंकि वह टैक्सी वाला पीछे नहीं देख रहा था और न ही वह पीछे के आईने में देख रहा था। फिर मैंने उसका चेहरा देखने की उत्सुकता दिखाई। तभी मैं थोड़ा आगे झुका उसका चेहरा देखने के लिए कि कहीं कोई ये भूत प्रेत तो नहीं है, पर नहीं, वह एक इंसान ही था। यह देख के मुझे संतुष्टि मिली, पर यह भी चीज़ अब इतने में ख़त्म होने वाली नहीं थी। वह आदमी और भी अजीब बातें करते जा रहा था, जैसे कि मरने के बाद कैसे अच्छा लगता है, कैसे अलग तरह की दुनिया प्राप्त होती है, और वह इस प्रकार कह रहा था कि जैसे उसने ये सब अनुभव किया है। थोड़े समय के बाद मुझे उसकी बातें बोर करने लगी और मैं उस पर ध्यान देना छोड़कर मैंने उससे पूछा कि कब तक घर पहुंचेंगे भाई साहब? तो उसने कहा 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, ओह अच्छा ठीक है, जल्दी करो। फिर बाकी का 10 मिनट का रास्ता अभी बचा हुआ था, पर यह 10 मिनट का रास्ता ही मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक जीवन के पल में बनने जा रहा था। टैक्सी वाले ने पेट्रोल पंप के इधर गाड़ी रोकी। मैंने उससे कहा, मुझे पहले छोड़ दो, फिर तुम डीजल भरवा लेना। उसका जवाब आया, साहब बस 2 मिनट लगेंगे, आप तब तक वहाँ से कुछ किताब पढ़ लीजिए। मैंने देखा एक किताब का स्टोर पेट्रोल पंप के सामने की तरफ ही था। वो किताब की दुकान लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो सालों से साफ नहीं हुए हैं। भूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यह कहावत इस दुकान पे अच्छे से सज रही थी। दुकान को देखते ही मुझ में थोड़ा डर जागने लगा। मैं हल्का सा डरा हुआ था, पता नहीं क्यों, पर फिर भी मुझे कोई शक्ति दुकान की तरफ खींचे जा रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं दुकान में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने कदम पीछे किए और टैक्सी की तरफ बढ़ा। मैंने टैक्सी वाले से कहा, हो गया तो चलें? उसका जवाब आया, साहब पता नहीं, अभी देखा है टैक्सी का टायर पंचर है, इसे बदलने में थोड़ा समय लग जाएगा, आप तब तक स्टोर में जाके कुछ पढ़ लीजिए ना। मैं यह सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो गया, पर मेरे अंदर डर था जो मेरे गुस्से को रोक रहा था, इसलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं निकाल पाया। तभी मैंने सोचा, चलो एक झलक स्टोर को देख ही आते हैं। स्टोर के अंदर का नज़ारा बाहर से एकदम अलग था और स्टोर के अंदर बहुत अच्छा
साफ सुथरा और आकर्षक था। स्टोर के अंदर अनगिनत किताबें थीं। मैंने स्टोर में एक अलग सेक्शन देखा, प्रेत और खौफनाक घटनाएं। मैं उस सेक्शन की तरफ बढ़ा, तभी मैंने देखा कि इस सेक्शन में सिर्फ एक ही किताब की सारी वॉल्यूम है। फिर मैंने थोड़ी देर रुक के उन किताबों को पढ़ा, पर उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं मिली, इसलिए मैं बिना कुछ खरीदे ही स्टोर से बाहर निकल गया। निकलते वक्त किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, कुछ नहीं लोगे बेटा। यह आवाज़ एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो काफ़ी नरम थी। तभी मैंने पीछे देखा तो शायद यह आदमी दुकान का ऑनर था। तभी मैंने कहा, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है इनमें। तो उन्होंने कहा, ये लो, यह है कागज़, यह बहुत ही खास है। मैंने कागज़ को देखा तो वो एक पुराने ज़माने की पुस्तक से फाड़ा हुआ लग रहा था। वो कागज़ मुड़ा हुआ था और उस पर सुसाइड नोट लिखा हुआ था। मुझे ये कागज़ खरीदने का कोई कारण नहीं दिख रहा था, पर पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, कितने का है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए ये मुफ्त है और आज से तुम हमारे कस्टमर हो। मैंने कागज़ को लिया और देखने लगा, और कुछ मैं जवाब देता कि तभी मेरे पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। वो टैक्सी वाला मुझे इशारे कर रहा था, मानो उसकी टैक्सी अब ठीक हो गई है। मैं स्टोर से निकलते हुए शुक्रिया कहकर वो स्टोर के बाहर आया और टैक्सी की तरफ बढ़ा। मुझे फिर से वही डर का एहसास होने लगा। जब मैंने स्टोर के पीछे मुड़कर देखा तो अब वो और भी भयावह दिख रहा था, और स्टोर की खिड़की से वो आदमी एक शैतानी जैसी हंसी दे रहा था। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है। तभी मैं टैक्सी में आकर बैठा और अपना फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर चालू होकर टैक्सी बड़ी ही थी कि फिर मैंने देखा कि एक औरत रोड की दूसरी तरफ टैक्सी का इंतज़ार कर रही है। मुझे हैरानी हुई कि यह औरत इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी उसने टैक्सी वाले को हाथ दिखाया और टैक्सी वाला उसके सामने रुक गया, और कुछ समय तक मोलभाव करने के बाद टैक्सी वाला उसे ले जाने के लिए मान गया। वो औरत भी काफ़ी अजीब लग रही थी। वह किसी की तरफ नहीं देख रही थी। उसने सीधा आकर खिड़की पर अपना सर रखा और लग रहा था कि उसी तरह वह पूरा सफ़र बिताने वाली है। मैंने इन चीज़ों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया और फिर अपने फ़ोन में गाने सुनने लगा। अचानक से मेरे फ़ोन की बैटरी शट डाउन हो गई। मुझे ये बात जानकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैंने बैटरी ऑफिस में ही फुल कर ली थी और अभी तक ज़्यादा समय भी नहीं बीता, तो फिर फ़ोन की बैटरी शट डाउन कैसे हो गई। तभी मैंने देखा कि अब गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी है। यह मेरा घर नहीं है तो क्यों गाड़ी रोकी इसने? मैंने टैक्सी वाले से कहा। तभी उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे एक चाकू निकालते हुए बाजू में बैठी लड़की पर अंधाधुंध हमला कर दिया। यह दृश्य इतना अकल्पनीय था कि मैं इन्हें शब्दों में बता नहीं सकता। लग रहा था कि उस लड़की के 10 टुकड़े करके ही वो ड्राइवर मानेगा। उसने चाकू से कई हमले किए और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश भी की, जिस पर उसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की। मैंने उसे लात मार के कार से बाहर गिरा दिया। जिसके बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की पूरी खून से लथपथ हो गई। उसके शरीर से खून की धारा बह रही थी। उसका एक हाथ भी लगभग कटकर गिरने वाला था, और यह सब देखने के बाद मानो मेरा दिल दहल गया। मैंने फिर कार के बाहर देखा तो वह ड्राइवर वहां पर था ही नहीं। मुझे लगा कि यह ड्राइवर भाग गया होगा। मैंने जल्दी से जल्दी इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की सोची, पर आगे जो होने वाला था यह मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। तभी गाड़ी के आगे के शीशे पर किसी ने दस्तक दी तो मैंने देखा कि बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था और अपने डंडे से गाड़ी का शीशा खटखटा रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे साथ बैठी लड़की अब मर चुकी थी। उस लड़की की लाश की आंखें खुली हुई थीं और मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। इधर ये पुलिस वाला लगातार गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। 1-2 मिनट खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस वाले ने बाहर से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने का नज़ारा देखकर वो पुलिस वाला भी हिल गया था। तभी उसने अपनी बंदूक निकाली और मुझ पे तान दी और मुझे बाहर निकलने को कहा। मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैंने बिना कुछ कहे ही बाहर आना ठीक समझा। आखिर सारे सबूत मेरे खिलाफ जो थे। मैं बाहर निकला तो मैं हैरान रह गया। गाड़ी और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के बरामदे में खड़ी थी। मुझे याद आया कि उस गाड़ी के ड्राइवर का चेहरा
जिसने उस औरत की जान ले ली थी वह इस थाने में कैदी था और उसके सर पर 50,000 का इनाम भी था। उस कातिल का चेहरा जो तस्वीर में बनकर थाने की दीवार पर लगा हुआ था वो बिल्कुल कुछ समय पहले टैक्सी में बैठे आदमी के चेहरे जैसा था। यह सब देखने के बाद मानो मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी, पर इस वक्त इतना सोचना मेरे लिए मना था। पुलिस मुझसे वो लड़की की लाश के बारे में पूछ रही थी और मैं किसी सदमे में खड़ा था। पुलिस ने मुझे गिरेबान से पकड़कर थाने में डाल दिया और उन्होंने लड़की की लाश के लिए पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स को भी बुलाया। जब तक डॉक्टर आते पुलिस वाले का एक ही सवाल था, क्यों मारा और कितने कत्ल किए हो। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं मारा है, इस लड़की को उस आदमी ने मारा है। जब जब मैं ये कहता कि पुलिस वाला और भी भड़क जाता। मुझे इसका कारण समझ तो नहीं आ रहा था, मगर मैंने पुलिस वाले से कहा देखिए मेरे पास कोई चाकू भी नहीं है, तब कैसे मैंने इसकी हत्या की है। यह कहने के बाद पुलिस वाले ने कुछ सोचा और कहा तो फिर किसने मारा है। तो मैंने इशारा किया उस कातिल की तस्वीर की तरफ। पुलिस वाला भड़कते हुए बोला इस आदमी की मौत तो 1 हफ्ते पहले हो चुकी है, तो इसने कैसे उसे मारा होगा। ये सब सुनने के बाद मानो मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। अब मेरे अंदर एक डर का सैलाब आ गया था। मैंने घबराती हुई आवाज में पुलिस वाले से पूछा कौन है ये और इसकी तस्वीर यहाँ कैसे। पुलिस ने जो कहानी कही उसने तो मानो मुझे और सदमे में डाल दिया। अब मेरा डर असलियत का रूप लेने लगा। तभी पुलिस वाले ने कहा इसकी भी कहानी तुम्हारी तरह ही है, यह भी तुम्हारी तरह एक लड़की की लाश लेकर आया था। इसने भी यही कहा कि इसने इसे नहीं मारा, भैरव ने मारा है और उसके पास कोई सुसाइड नोट करके एक भूतिया कहानी की किताब थी। तभी मैंने पूछा कौन भैरव। पुलिस का जवाब आया कि यह एक नामचीन कातिल था जो लोगों को बुरी तरह से चाकू से काटकर जान से मार डालता था। उसके कत्ल के हमारे पास सबूत तो नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो हमेशा हम लोगों से बच जाता था। पर एक दिन उसको कत्ल करते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद उसे सजा के तौर पर फांसी की सजा सुनाई गई। जब डॉक्टर लाश की जांच करने पहुंचे तो वहां पर लाश नहीं थी। पुलिस ने हवलदार से लाश के बारे में पूछा। हवलदार को कुछ नहीं पता था और उस लाश को थाने के दूसरे कमरों में ढूंढने लगे। पुलिस ने डॉक्टर को लड़की की लाश की तस्वीर दिखाई। लाश की तस्वीर देखते ही डॉक्टर लोग अब सहम गए। उन्होंने कहा कि इस लड़की की लाश का तो आज ही सवेरे हमने पोस्टमार्टम किया था और खुद से इसे जलाया भी था। अब जो माहौल कातिल का लग रहा था वो अब पूरी तरह से भूत प्रेत के अनुभव में बदल गया था। अचानक से पुलिस के रजिस्टर से एक तस्वीर गिरी जिस पर भैरव लिखा था। मैंने तस्वीर को उठाया और फिर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे माथे पे पसीना आने लगा। वो तस्वीर वही बूढ़े स्टोर वाले की थी। अचानक से पुलिस के रजिस्टर से एक तस्वीर गिरी जिस पर भैरव लिखा था। मैंने तस्वीर को उठाया और फिर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे माथे पे पसीना आने लगा। वो तस्वीर उसी बूढ़े आदमी यानी कि स्टोर वाले की थी। अचानक से पूरे थाने में उसी लड़की की गंध फैल गई। जब मैंने थाने से बाहर देखा तब वो लड़की, भैरव और वो कातिल ड्राइवर एक क्राइम में मेरे इधर देखते हुए चले जा रहे थे। उनके चेहरे पे शैतानी हंसी थी जो और उसे भयानक बनाती जा रही थी। मैंने अपने पॉकेट से वो पेपर निकाला जिस पर सुसाइड नोट लिखा हुआ था। उस पर भैरव, वो लड़की और उस ड्राइवर का नाम लिखा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अचानक से उस पेपर पर मेरा भी नाम आ गया। फिर मैंने स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो वो तीनों जने मुझे पेपर दिखा रहे थे। मैंने जब अपना पेपर खोला तो उसके पीछे लिखा हुआ था यह भी मेरे कस्टमर हैं और तुम भी, जो फ़ायदा इनको मिला वो तुम्हें भी मिलेगा। फिर मैं उस अंधेरी रोड पे चलने लगा और उसमें ही खो गया। अब मेरी आंखें बंद होने वाली थी, लेकिन शायद किस्मत को मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। उसी स्टोर के पास मैंने उस कागज़ को आखिरी बार देखा। उसी समय बारिश मेरे लिए फरिश्ता बन गई। जैसे ही बारिश होने ही वाली थी कि उसी वक्त वो तीनों मेरी तरफ ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कुत्ता गोश की तरफ दौड़ता है। लेकिन बारिश की एक बूंद पड़ते ही मानो तीनों गायब हो गए। अचानक उसी समय मेरी आंख खुली और मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। मुझे खुद ये समझ नहीं आया और उसी समय मेरे सामने एक पन्ना गिर गया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, बुलंद किस्मत। सच में किस्मत काफ़ी बुलंद थी जो मैं ये दास्तां सुनाने के लिए सही सलामत आज जिंदा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।